हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री रिवीजन सीरीज। आपको पता है 7 जनवरी को जीपीएससी एग्जाम है, तो हमारी ज्योग्राफी की जो रिवीजन सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। यूट्यूब पर उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जीपीएससी रिवीजन सीरीज के नाम से। अगर आपने अभी तक नहीं वॉच आउट किया तो आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। 7 जनवरी को एग्जाम है, आज ज़्यादा दिन बचे नहीं है आपके पास। आज ऑलरेडी 28 दिसंबर हो चुका है, ठीक है। और 7 जनवरी को एग्जाम है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। तो आप इस सीरीज को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें रिवीजन किया है, तो हम रैपिड रिवीजन सीरीज है, ये महा मैराथन आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें हमने सारा कुछ रिवाइज किया हुआ है। इसके अलावा हमारा क्रैश कोर्स है। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हमारा एक जीपीएससी का क्रैश कोर्स है, जो सिविल सिग्नल एप्लीकेशन हमारा है उस पे है। उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे ये क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें सारे के सारे को सब्जेक्ट्स हम लोगों ने उसके रिकॉर्डेड वीडियोस डाले हुए हैं। वो बहुत हेल्पफुल है जीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। साथ में उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशंस भी हैं और एग्जाम स्ट्रेटजी भी है बिगिनर्स के लिए। और साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाता है। जो भी सब्जेक्ट उसमें कवर किए गए हैं, सारे सब्जेक्ट उसमें कवर किए गए, उनका साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी मिलेगा, जिससे आप इजीली उनको रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और आप टू द पॉइंट जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उनको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस कोर्स को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस ईयर के लिए तैयारी करें या जो अगले साल के लिए तैयारी करें, 2024 या 2025, जो आगे के एस्पिरेंट्स हैं जिनको एक ही जगह पे सारा कंटेंट चाहिए, उनके लिए ये क्रैश कोर्स है। और अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, सिर्फ 1499 में आपको ये कोर्स मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। मतलब आज अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो आप जब तक चाहे, जब तक आप जीपीएससी की तैयारी करेंगे तब तक आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, उसके लिए कूपन कोड यूज करना है, न्यू ईयर 2024। आपको ये जो 2499 का कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 में मिलेगा। डायरेक्ट आपको 1000 रुपये का ऑफ देखने को मिल रहा है। और ये न्यू ईयर ऑफर है, तो ये 31 दिसंबर तक वैलिड है। तो आप इसको जल्दी से अवेल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट, और कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, नीचे स्क्रीन पे भी कूपन कोड और कांटेक्ट नंबर शो कर रहा है, तो आप वहाँ से कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एंशियंट हिस्ट्री का रिवीजन वाला पार्ट, जिसमें अब पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड से। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होते थे, लिथिक एजेस होते थे। लिथिक एजेस मतलब स्टोन एजेस होती थी। तो सबसे पहली एज थी जिसको हम पेलियोलिथिक एज बोलते हैं या ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, जो 3 लाख ईयर्स बीसी से लेके 10,000 बीसी तक चली थी। फिर पेलियोलिथिक एज के बाद आता है हमारा मीजोलिथिक एज, जिसको हम मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, जो 9,000 बीसी से 4,000 बीसी से तक चला था। फिर आया हमारा नियोलिथिक एज, मतलब न्यू स्टोन एज, जो 7,000 बीसी से 10,000 बीसी तक चला। उसके बाद आएगा चालकोलिथिक एज, मतलब ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे। चालकोलिथिक एज आएगा 3500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। फिर आयरन एज आएगा 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में, ठीक है। चालकोलिथिक एज के टाइम पे, मतलब जब चालकोलिथिक एज मतलब होता है कॉपर स्टोन एज, मतलब कॉपर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, कॉपर का यूज होना स्टार्ट हो गया था, उसको हम कॉपर प्लस स्टोन एज बोलते हैं, तो उसको चालकोलिथिक एज बोलते हैं। इसमें चालकोलिथिक एज के टाइम पे प्री हड़प्पन एज एंड पोस्ट हड़प्पन एज तीनों आ गए थे, क्योंकि 3500 से 2500 बीसी तक प्री हड़प्पन एज चला था। फिर 2500 से 1750 बीसी तक हड़प्पन एज चला है। और पोस्ट हड़प्पन एज चला है 2000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, ठीक है। फिर 1000 से 500 बीसी के बीच में आयरन एज चला है। क्लियर। तो ये सारे लिथिक एजेस थे जो मैंने आपको बता दिए, इनके टाइमलाइंस क्या क्या हैं। बीसी और एडी में क्या होता है, वो हिस्ट्री की टाइमलाइन के वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक रफली आइडिया दे देती हूँ। जीसस की बर्थ के पहले, ये जीसस की बर्थ है, इसके पहले का जो टाइम है उसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। उनके बाद का जो टाइम है उसको हम एडी या एनो डोमिनी बोलते हैं। एक और टर्म यूज की जाती है बिफोर कॉमन एरा, और इसके लिए कॉमन एरा, ठीक है। दोनों ही टर्म्स यूज की जाती है, या तो बीसी एडी यूज किया जाता है या बीसीई और सीई यूज किया जाता है, ठीक है। इनके डिटेल वीडियोस हमारे पूरे क्रैश कोर्स में अवेलेबल है। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे वीडियोस उसमें दिए गए हैं। अब लिथिक एजेस क्या होता है, तो पेलियोलिथिक एज जो है वो ओल्ड स्टोन एजेस है।
पीपल जो होते थे वो मोस्टली नोमैड्स होते थे। नोमैड्स मतलब भटकते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्या करते थे, हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। ऐसी प्लेसेस के नाम भीमबेटका, आदमगढ़, यहाँ पे ये केव्स होती थी जिसमें ये लोग आके रात में रुकते थे। फिर आती थी मीजोलिथिक एज जिसको हम मिडल स्टोन एज बोलते थे, ये आदमगढ़ और बागोर में होती थी। माइक्रोलिथ्स ये यूज करते थे। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे छोटे स्टोन्स का यूज करना स्टार्ट हो गया था। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करने लग गए थे। प्राइमरी लेवल पे कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे पेड़ लगाना, ट्रीज का कल्टीवेशन करना, छोटी छोटी चीजों को इनको समझ में आ गया था कि कल्टीवेशन क्या चीज होती है। तो प्राइमरी कल्टीवेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फिशिंग करना इन्होंने सीख लिया था कि फिश को पकड़ के खाया जा सकता है, तो फिशिंग करना इनको आ गया था। फिर एक आई उसके बाद एक और एज आई जिसको हम नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज बोलते हैं, जिसमें स्टोन का बहुत अच्छे से यूज किया जाने लगा। स्टोन को एज अ वेपन यूज किया जाने लग गया। पॉलिश्ड स्टोन्स आपको देखने को मिलेंगे। लोग यहाँ पे इस टाइम पे एग्रीकल्चर सीख गए थे। एग्रीकल्चर सीख गए थे तो एग्रीकल्चर करने, ऐसा तो नहीं है आज एग्रीकल्चर किया तो दूसरे दिन हमको क्रॉप मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एग्रीकल्चर का एक जस्टेशन पीरियड होता है जिसमें अगर आपने एक बार बीज सीड डाला है तो उसको कम से कम 3-4 महीने में लगते हैं पकने में, और उसकी देख रेख करनी पड़ती है, उसमें खाद डालनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है। तो उसके लिए इंसान को एक जगह पे रहना पड़ेगा। रहेगा तो लोगों ने क्या सीख लिया, सिडेंट्री लाइफ, मतलब एक जगह रहना सीख लिया। पहले ये लोग नोमैड्स होते थे, कहीं पे भी घूमते रहते थे, जहाँ खाना मिलता था खाते थे, वहीं सो जाते थे, फिर आगे चलते थे, फिर जहाँ खाना मिलता था वहां सो जाते थे। अब इन्होंने क्या करा, एक जगह रहना सीख लिया कि जहाँ इन्होंने अपनी क्रॉप ग्रो की है वहां पे ये रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे सेडेंट्री लाइफ स्टार्ट हुई। अब एक इंसान अकेला क्रॉप तो नहीं बोएगा, जो और भी उसके साथी होंगे वो अलग अलग क्रॉप्स को प्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसे एक एक एरिया में कुछ लोग रहेंगे, उसको हम विलेज बोलेंगे। फिर रहेंगे तो कहाँ, खुले में रहेंगे क्या, तो फिर है ना इन्होंने क्या किया, मड के ब्रिक्स मतलब मिट्टी के घर बनाना सीख लिए, मड ब्रिक्स बनाना सीख लिए। अब जब एग्रीकल्चर करते हैं तो ऐसा तो नहीं है पूरे 4 महीने आप सिर्फ एग्रीकल्चर ही करते रहोगे, पूरे दिन आपके पास टाइम रहेगा। तो लोग अलग अलग चीजें सीख जाएंगे, मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर के जो मतलब फसल निकलेगी उसको आपको पकाना है तो उसके लिए पोट्री पोट्री करना सीख जाएंगे, बर्तन बनाना सीख जाएंगे। धीरे धीरे कॉटन का कल्टीवेशन होगा तो कपड़े बनाना सीख जाएंगे। वीट ग्रो करना सीख गए हैं, बार्ले ग्रो करना सीख गए हैं। अब ऐसी प्लेसेस कहाँ है जहाँ पे ये सारे एविडेंस मिले, तो चिरांद करके एक प्लेस है, पयमपाली है, इन सब जगह नियोलिथिक साइट्स के एविडेंस मिले हैं। हम साइट्स भी डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे कौन कौन सी साइट्स है। देखो, कश्मीर में एक साइड है जिसको हम बुरजाहम बोलते हैं। पाकिस्तान में एक साइड है मेहरगढ़ बोलते हैं, ये भीमबेटका जो पेलियोलिथिक साइड है, ठीक है। फिर यहाँ चिरांद है, ठीक है, ये दाऊजी हेडिंग है, ये आसाम में पाई जाते हैं यहाँ, ये भी सब सब पेलियोलिथिक साइट्स। देखो, जो ट्राइंगल बनी है वो पेलियोलिथिक साइट्स हैं, और नियोलिथिक साइट्स जो हैं वो ऐसे स्क्वायर बनी हुई है, और मेगालिथिक साइट्स है जो डॉट्स बने हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ हुआ, बुरजा होम हुआ, ये सारी नियोलिथिक साइट्स है। दाऊजी हेडिंग हुआ, चिरांद हुआ, कोलदीबा हुआ, ठीक है, ये सारी नियोलिथिक साइट्स हैं। कर्नूल केव्स है, केव्स मतलब पेलियोलिथिक साइड है। हुंसकी भी पेलियोलिथिक साइड है। हल्लूर जो है वो नियोलिथिक साइड है। पयमपाली नियोलिथिक साइड है। ब्रह्मगिरी मीजोलिथिक साइड है। अदिना चल्लूर अदिचनाऊर ये कहाँ कौन सी साइट है, मेगालिथिक साइट्स है, ठीक है। तो ये सारी साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। अलग अलग पेलियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, मीजोलिथिक साइट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। लोकेशन आपसे पूछी जाती है, बुरजा होम कहाँ है, कश्मीर में है। दाऊजी हेडिंग कहाँ है, आसाम में है। चिरांद कहाँ पर आता है, तो बिहार के आसपास में आता है। भीमबेटका भोपाल में आता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में आता है, ठीक है। कर्नूल केव्स जो है वो तमिलनाडु साउथ इंडिया में आता है, ठीक है। हुंसकी भी साउथ इंडिया कर्नाटका में आता है। हल्लूर हल्लूर भी कर्नाटका में आता है। पयमपाली कर्नाटका में आता है। अदिचाचू चंचू ये बहुत अजीब नाम है, अदिचनाहूर नाम है इसका, इसके तमिलनाडु में आता है। क्लियर। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। फिर लिथिक एजेस में दो और बचे, चालकोलिथिक एज और आयरन एज। चालकोलिथिक एज में मेटल प्लस स्टोन का यूज किया जाता है। मालबा, कयाथा, आयरन, ये सारी प्लेसेस जो है वहाँ पे कॉपर का यूज होने लग गया था, इसलिए उनको चालकोलिथिक साइट्स बोलते हैं। यहाँ पे मेटल्स की स्मेल्टिंग करना सीख गए थे। स्मेल्टिंग करना मतलब उसको अलग अलग शेप में डालना, उसकी मूर्तियां बनाना, उसके टॉयज बनाना, उसकी पॉटरी बनाना। तो मेल्टिंग, मेटल्स की स्मेल्टिंग होने लग गई थी, क्राफ्टिंग होने लग गई थी, पोट्रीज जो होती थी उन पे पेंट किया जाने लग गया, इनको पेंटिंग करना आने लग गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं।
फिर आयरन एज में मेगालिथिक बरियल्स, मतलब बड़े बड़े स्टोन के बरियल्स देखने को मिले, लार्ज स्टोन का यूज होने लग गया। साउथ इंडिया में आयरन एज ज्यादा पॉपुलर थी, हल्लूर हुआ, मस्की हुआ, इन सारी जगह पे काफी ज्यादा लिथिक एजेस जो है वो पॉपुलर हुआ करती थी। फिर है इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, ये लिथिक एजेस हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी एंशंट सिविलाइजेशन है, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इवन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे हमको पता चलता है कि हमारे एंशंट टाइम का जो टाइम था वो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था और फिर अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। तो ये इंडस वैली के आसपास का पूरा सिविलाइजेशन बना था। इसके साथ साथ वर्ल्ड में और भी बहुत सारी जगह पे सिविलाइजेशन बने थे उस टाइम पे, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो ईरान में बना था, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्ट इजिप्ट सिविलाइजेशन, ये उसी टाइम के कंटेम्प्रेरी हैं एक दूसरे के, ठीक है। और ये सारे सिविलाइजेशन जो है वो आपको रिवर के किनारे देखने को मिलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि रिवर के पास एक तो लोगों को पानी पीने के लिए मिलेगा, दूसरा एग्रीकल्चर के लिए पानी अच्छा मिलेगा, और रिवर जहाँ होती है उसके आसपास की जो सॉइल होती है वो काफी फर्टाइल होती है, तो वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसी सिविलाइजेशन जो है वो रिवर के पास में ही ग्रो की है और काफी हाई लेवल तक ये लोग पहुंच गई थी। अर्बन प्लानिंग वगैरह ये सारे सिस्टम जो आज हमारी, इवन आज भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है जितना अच्छा मैनेजमेंट इन सिविलाइजेशन में हुआ करता था, ठीक है। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर अर्बन प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर ट्रेड और इकोनॉमी कैसा था, आर्ट एंड कल्चर कैसा था और इनका डिक्लाइन क्यों हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये पूरी इंडस रिवर है, इसके आसपास में अलग अलग सिटीज बची बनी हुई थी, जैसे कि यहाँ पे हड़प्पा है, फिर ये कालीबंगन है, ये बनावली है, ठीक है, फिर धोलावीरा है, सुरकोटड़ा है, कोडीजी है, आमरी है, ठीक है, मेहरगढ़ है, ठीक है, और ये बालाकोट, बालाकोट साइट नहीं है। ये सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। ये अर्ली हड़प्पन फेज में है, मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एकदम स्टार्ट हुई थी, अर्ली फेज में थी, तब ये सारी साइट्स हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे मैच्योर फेज में आएगी तो और ज्यादा साइट्स वहां पे डेवलप होंगी। ये अर्लीस्ट एक्सकवेशन जो है वो हड़प्पा में हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। फिर हड़प्पा के बाद दूसरी जो सिटी को एक्सकवेट किया गया था वो मोहनजोदारो था, ठीक है। पहले इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था क्योंकि सारी सिटीज जो थी वो इंडस वैली में मिल रही थी, लेकिन बाद में इसको इंडस सिविलाइजेशन माना जाने लग गया क्योंकि इंडस रिवर से भी दूर बहुत सारी साइट्स मिली थी, जैसे कि ये ढोलावीरा, सुरकोटड़ा, ये इंडस रिवर से काफी दूर है, ठीक है। तो ये साइट्स जो है वो इंडस से दूर मिली है, तो इसलिए इसको इंडस वैली की जगह इंडस सिविलाइजेशन नाम रखा गया, ठीक है। प्री हड़प्पन एज मैंने आपको बता दिया, 3500 से 2500, हड़प्पन 25 से 1750, पोस्ट हड़प्पन 2000 से 1000 बीसी के बीच में चलेगा। अब ओरिजिन और एवोल्यूशन कैसे हुआ देखो। प्री हड़प्पन में मतलब मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो आता है, प्री हड़प्पन एज के जो लोग थे वो भी नोमैडिक पीपल हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था। फिर अर्ली हड़प्पन में आमिर और कोडीजी वाली प्लेसेस देखो, आम ये रही, ये जो प्लेसेस है इनको हम बोलते हैं अर्ली हड़प्पन वाली साइड्स है ये। यहाँ पे ग्रेजुअल ग्रोथ होने लग गया था टाउन का, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ट्रांजिशन करने लग गए थे, ट्रांजिशन होने लग गया था रूरल का अर्बन एरियाज में, मतलब जो गांव थे अब वो सिटीज में कन्वर्ट होने लग गए थे, क्लियर। फिर आया हमारा मैच्योर हड़प्पन स्टेट जिसमें कालीबंगन मोहनजोदारो है, ठीक है, काफी ज्यादा ग्रो कर गया था ये जो कालीबंगन मोहनजोदारो ये वाली जो साइट्स है। यहाँ पे तो काफी ज्यादा आपको बड़ी बड़ी सिटीज जो थी वो इमर्ज होकर आई थी, जिसमें इलेबोरेटेड टाउन प्लानिंग थी, पूरा टाउन जो था वो प्लानिंग के साथ बना हुआ था, तो इसको मैच्योर हड़प्पन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेट हड़प्पन स्टेट, जब हमारा जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, जिसका एविडेंस लोथल में मिला है। लोथल जो है वो स्टेज ऑफ इवोल्यूशन बताता है, क्योंकि यहाँ पे मैसिव ब्रिक वॉल बनी हुई है जो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए बनी गई है। तो ऐसा माना जाता है, एक रीजन ये भी माना जाता है हड़प्पा के डिक्लाइन में कि हो सकता है इतना ओवर यूज हुआ, इतनी अर्बन प्लानिंग की, तो हो सकता है रिसोर्सेज का गलत यूज हुआ, इस वजह से फ्लड आ गया हमारी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में, रिवर्स का गलत यूज हुआ, तो उसकी वजह से रिवर्स ने फ्लड आ गया उन एरियाज में, और उन फ्लड के प्रोटेक्शन के लिए ब्रिक वॉल बनाई गई थी, और इस फ्लड की वजह से ही सारे लोग जो है वो मर गए और ये सारी सिविलाइजेशन जो है वो तबाह हो गई और उसका कोई एविडेंस उसके बाद नहीं मिला, ठीक है। अब ये आप और अच्छे से देख सकते हैं, इसमें अधिकतर सारी साइट्स जो है वो मेंशन है, इवन रिवर्स भी, ये जैसे इंडस रिवर है, ये झेलम है, ये चिनाब रिवर है, रावी रिवर है।
आपसे पूछा जाता है हड़प्पा किस रिवर के ऊपर, तो ये रावी रिवर के ऊपर है। मोहनजोदारो किस रिवर के ऊपर है, तो ये इंडस रिवर के ऊपर है, ठीक है। गनेरी वाला किस रिवर पे, तो घग्गर रिवर के ऊपर है। क्लियर। रोपर कहाँ आता है, पंजाब में आता है। लखमीर वाला, फिर वनाबली, ये राखी गढ़ी रिसेंटली डेवलप्ड साइड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन, उन्होंने भी मेंशन किया था, ठीक है। फिर ये ढोलाबीरा है, गुजरात में बहुत सारी साइड है, और इनको यूनेस्को हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज का भी अब वो मिल चुका है। ढोलाबीरा हुआ, सुरकोटड़ा हुआ, लोथल हुआ, ये तीनों इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। क्लियर। फिर चन्हूदारो है, कोट डीजी है, ठीक है। फिर यहाँ पे और या सोत्का कोह जो है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में ही आता है। सुत्का जैन डोर है, ठीक है। सुत्ता जैन डोर भी पाकिस्तान में आती है। मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में आती है, कोट डीजी भी पाकिस्तान में आती है, चन्हूदारो भी पाकिस्तान में आती है, लेकिन ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और आमरी भी पाकिस्तान में आती है। क्लियर। ये चापू वाला, पता नहीं चापू वाला के बारे में तो नहीं सुना। बाकी ये सारी साइट्स काफी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा, रोपर पंजाब, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, ठीक है। ये सारी साइट्स इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अब देखो वहां की टाउन प्लानिंग कितनी परफेक्ट थी। सारे टाउन्स जो हैं वो इस तरीके से रोड्स पे बने हुए थे, जो रोड्स थी वो एकदम एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही थी। ये ब्रिक्स बने हुए हैं, और ये ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर बना हुआ था। घर से हर घर की जो लाइनें थी वो ड्रेनेज से कनेक्टेड थी, जैसे आज कनेक्टेड होती है, लेकिन उस टाइम का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। पूरी प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी, टाउन को प्लानिंग के साथ बनाया गया था, कहाँ पे क्या होना चाहिए, रोड्स कैसे कट होने चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, कहाँ पे ग्रेनरी होना चाहिए, कहाँ पे बाथिंग सिस्टम होना चाहिए, सब कुछ बना हुआ था टाउन प्लानिंग के साथ। तो ये पूरी टाउन प्लानिंग ने, ये जो एक्सकेवेशन हुआ है ये मोहनजोदारो का है, ठीक है। फिर ग्रेट ग्रेनरी मिली है, मतलब लार्जेस्ट बिल्डिंग मिली है मोहनजोदारो में, जहाँ पे फूड ग्रेन्स का स्टोरेज था। देखो इस तरीके से ये ग्रेट ग्रेनरी मिली है, जिसमें बहुत सारा फूड स्टोर करके रखते थे ये। हड़प्पा में भी 2 रोज मिली है 6 ग्रेनरीज की, मतलब वहां पे ऐसे ग्रेनरी स्टोर करने वाली प्लेसेस मिली है जहाँ पे 2 बड़ी बड़ी रोज हैं, ठीक है। फिर वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम देखो, ड्रेनेज सिस्टम में उनका अंडरग्राउंड पूरा ड्रेनेज सिस्टम था, उसमें इंस्पेक्शन होल हुआ करते थे, जेंटल स्लोप था, जिससे कि सारा का गंदा पानी जो है वो बहकर बाहर की साइड जाए। कोई भी अगर बारिश हो या कुछ भी हो तो ड्रेनेज सिस्टम खराब ना हो, मतलब ब्लॉकेज ना हो, कहीं पे भी सारा पानी स्लोप के साथ बाहर चला जाए, ठीक है। सारे हाउसेस जो थे वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थे, और वो जो ये जो इंस्पेक्शन होल हुआ करते थे वो उनको कवर करने के लिए स्टोन स्लैब्स होती थी, और इनकी इन इंस्पेक्शन होल्स में देखा जाता था अगर कभी कुछ फंस जाए या कुछ भी कचरा फंसे या कुछ भी फंसे, तो अगर ब्लॉकिंग होती है तो उसको क्लियर किया जाता था, ठीक है। फिर ऐसा ही एक और सिस्टम वहां पे मिला ग्रेट बात का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस है मोहनजोदारो की, जहाँ पे ब्रिक लाइनिंग की गई है, प्लास्टरिंग की गई है, वाटर टाइट बनाए गए हैं विद तार के साथ, जैसे कि वाटर सीपेज ना हो, वाटर लीकेज ना हो। इसमें दोनों साइड से स्टेयर्स है, देखो यहाँ से उतरने के लिए भी और यहाँ से उतरने के लिए भी स्टेयर्स हैं, जिससे आप एंटर कर सकते हो कुंड के अंदर। चेंजिंग रूम बने हुए हैं पूरे ग्रेट बाथ के आसपास में, लोग क्या करते थे, नहा धो के वहां पे चेंज करते थे और फिर कहीं जाते थे। मस्ट हैव सर्व्ड एज अ रिचुअल बाथिंग प्लेस, ये हो सकता है कि ये कोई रिचुअल बाथिंग प्लेस थी, जैसे कि हमारे यहाँ महाकुंभ होता है। महाकुंभ होता है तो लोग कुंड में उतर के नहाते हैं, फिर आसपास में सारे में क्या बने होते हैं वहां पे, ये बने होते हैं, चेंजिंग रूम्स बने होते हैं जिसमें लोग जाके चेंज करते हैं। क्लियर। फिर इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री हुआ, क्राफ्ट एंड ट्रेड हुआ, बीट बार्ले, ये सारे मेन क्रॉप्स होते थे। सीसेम, मस्टर्ड, कॉटन, ये सारे मेन क्रॉप्स हुआ करते थे। एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट्स, बफेलो, ये डोमेस्टिकेट किए जाते थे। स्पेशलाइज्ड आर्टिशंस होते थे, जैसे कि गोल्ड स्मिथ हो गए, वीवर हो गए, ब्रिक्स मेकर हो गए, स्टोन कटलर्स हो गए, बोट बिल्डर्स हो गए, टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ठीक है। ये सारे हुआ करते थे। ब्रोंज एंड कॉपर वेसल्स जो थे वो मेटल क्राफ्टिंग उनकी बहुत अच्छी थी। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स को यूज किया जाता था, बीड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था, सेमी प्रेशियस स्टोन यूज किए जाते थे। पोट्रीज जो होती थी वो प्लेन होती थी, पेंटेड होती थी, रेड एंड ब्लैक कलर की होती थी। फॉरेन ट्रेड जो थी वो मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान के साथ किया जाता था। ट्रेड जो होता था वो बार्टर टाइप का होता था। सील्स और टेराकोटा जो थे वो रिवील करते हैं कि वहाँ पे बुलक कार्ट भी यूज किया जाते थे, जिससे लैंड ट्रांसपोर्ट किया जाता था। बोट्स एंड शिप्स यूज किए जाते थे रिवर्स और सी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है।
अब देखो इंपोर्टेड आइटम्स क्या होते थे, एक्सपोर्टेड आइटम्स क्या होते थे, ये गोल्ड, कॉपर, टिन, सेमी प्रीशियस मेटल्स जो थे उनको इंपोर्ट किया करते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि वीट, बार्ले, पीस, ऑयल सीड, कॉटन गुड्स, पॉटरी, टेराकोटा फिगर्स, आइवरी, ये सारे प्रोडक्ट्स को क्या किया जा करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है। सोशल लाइफ कैसी होती थी, मैन और वुमेन दोनों ही टू पीसेज ऑफ क्लोथ पहनते थे, अपर और लोअर। बीड्स जो होती थी वो पहने जाते थे लोगों के द्वारा। ज्वेलरी जैसे बैंगल्स, ब्रेसलेट, फिलेट्स, गर्डल्स, एंकलेट, इयररिंग्स, फिंगर रिंग्स, ये सब यूज की जाती थी। ऑर्नामेंट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, सेमी प्रीशियस स्टोन यूज किए जाते थे। कॉस्मेटिक यूज किए जाते थे। हाउस होल्ड आर्टिकल्स जैसे कि पोट्री, स्टोन, शेल्स, आइवरी, मेटल्स, ये सब मोहनजोदारो में मिलते थे। चिल्ड्रंस टॉय इंक्लूड, चिल्ड्रन टॉयज में क्ले कार्ट होती थी, मार्बल बॉल्स होती थी, डाइसेस होती थी गेम्स खेलने के लिए। स्पिंडल, निडल्स, कॉम, फिश हुक, नाइव्स, ये सब जो थे वो होते थे जो कॉपर के बने होते थे। फिशिंग रेगुलर ऑक्यूपेशन था। हंटिंग और बुल फाइटिंग की जाती थी पास टाइम के लिए। ये लोग वेपन्स यूज करते थे वॉर में, जैसे कि एक्सेस हुआ, स्पीयर हेड हुए, डिगर हुए, बॉस मतलब एरोज हुए, कॉपर के बने हुए होते थे। ठीक है। ये सारी चीजें इंडस वैली में यूज की जाती थी। अब आर्ट एंड स्क्रिप्ट में क्या यूज किया जाता था, जो हरप्पन स्कल्पचर्स थे उसमें हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप थी। आप देख रहे हैं ये किस तरीके का स्कल्पचर बनाया गया था उस टाइम में। और ये स्कल्पचर देखो कितने अच्छे तरीके से, एक तो देखो आप इस टाइप का फैशन सेंस देखो, ये एक बंदा शॉल ओढ़ा हुआ है, इनकी बियर्ड देखो कितने शार्प कट्स हैं उसमें, कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है। तो इससे ये बताता है कि वहाँ उस टाइम के लोग कितने अच्छे से रहते थे, फैशन का कितना सेंस था उनको। ये और ये जो कार्विंग की है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो फिगर्स ऑफ मैन और वुमेन, एनिमल्स, ये सब मिले हैं टेराकोटा के सील्स के ऊपर, कार्विंग्स मिली है, ये बताता है डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी थी, मतलब बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी उनके कामों में। जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू स्टैचू मिला है मोहनजोदारो को, जुदारो से, ब्रॉन्ज का बना हुआ, वो रिमार्केबल है फॉर इट्स वर्कमैनशिप। ये देखो ये किस तरीके से बनाया गया है, एक एक चीज इसमें क्लियरली मेंशन की गई है। तो इनका राइट हैंड जो है वो उनके हिप पर रेस्ट कर रहा है, और लेफ्ट हैंड जो है वो लूजली रिलैक्स्ड पोस्चर में है। पोर्ट्स एंड जार्स जो थे वो पेंटेड किए जाते थे वेरियस कलर्स और डिजाइन्स के साथ। पिक्टोरियल मोटिव्स जो थे उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हुआ करते थे, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हुए, सर्कल्स हुए, लीव्स हुए, प्लांट ट्रीज हुए, और पिकॉक और फिश फिगर्स भी हुआ करते थे। क्लियर। उसके बाद ये सील्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पशुपतिनाथ की सील मिली है मोहनजोदारो से, जो स्टीयर टाइप की बनी हुई है। ये ट्राइडेंट सराउंडेड बाय एनिमल्स, देखो यहाँ पे ये शिव जी बैठे हुए हैं, कोई मतलब पर्सन है, शिव जी मान सकते हैं। इनको सराउंड किए गए बहुत सारे एनिमल्स है, ये कोई एनिमल है, ये कोई एनिमल्स है। तो इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर नीचे भी एनिमल्स, आप ध्यान से देखेंगे इसको तो दिखेगा आपको। एलिफेंट है इसमें, टाइगर है ऑन द लेफ्ट साइड, राइनोसोर्स एंड बफेलोज है ऑन द राइट साइड। यहाँ राइनोसोर है, ये बफेलो है। ठीक है। एंड टू एंटेलॉप्स बिलो द फिगर, ये दो जो है वो एंटेलॉप्स हैं। ठीक है। यूनिकॉर्न सील है, ये यूनिकॉर्न है, ये यूनिकॉर्न की सील बनी हुई है। बुल सील है, इसमें बुल बना हुआ है, इसको बुल सील बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी सील जो आपको वो देखने को मिलती है। अब उस टाइम के लोग रिलीजन को भी फॉलो करते थे। ये पशुपतिनाथ की सील थी, और ये मदर गॉडेस का स्टैचू था। चीफ मेन डीटी जो थे वो पशुपतिनाथ थे, जिनको हर सील पे प्रेजेंट किया गया योगिक पोस्चर में। चीफ फीमेल डीटी जो है वो मदर गॉडेस थी। लिंगा वर्शिप जो थी वो प्रीवेलेंट थी। ट्रीज और एनिमल्स जो थे उनको वर्शिप किया जाता था बाय हरप्पन्स के द्वारा। ये हम मेनली घोस्ट में एबल प्रैक्टिसेस में बिलीव करते थे। एम्यूलेट्स को यूज करते थे एज अ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट देम। एम्यूलेट्स मतलब ताबीज यूज करते थे जो एबल प्रैक्टिस होती हैं उनके अगेंस्ट में। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट टाउन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, वैसे मोहनजोदारो है, कोटडीजी है, फिर हड़प्पा है, कालीबंगन है, राखी गढ़ी है, रोपड़ है पंजाब में, धोलावीरा है, सुरकोटड़ा है। ठीक है। लोथल है, ये लोथल एकदम कोस्टल एरिया में है। सोतका को है, सुक्ता जिंडोर है। तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर।